अधिगम में कठिनाइयाँ, लर्निंग डिफिकल्टीज। विशिष्ट अधिगम व्यक्तिक्रम एवं उसके लक्षण 1 एवं 2 तालिकाओं में दिए गए हैं। सही परीक्षणों का समूह से चुनिए। डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया लेखन व गणितीय व्यक्तिक्रम में। डिस्कैलकुलिया, इसमें विशिष्ट गणितीय व्यक्तिक्रम। डिसलेक्सिया, विशिष्ट वाचन व्यक्तिक्रम। डिस्ग्राफिया, लिखने संबंधी व्यक्तिक्रम। ग्राफिया ग्राफ बनाते हैं यानी लिखते हैं। डिस्प्रैक्सिया, लेखन और गणित दोनों में। कैलकुलिया, गणित में, और डिसलेक्सिया, वाचन में। ग्राफिया लिखने में, लेक्सिया वाचन में। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया 1963 में। अधिगम अक्षमता का अर्थ है अधिगम सीखने में कठिनाई या सीखने में समस्या है। अधिगम अक्षमता के प्रकार। नंबर 1, रीडिंग प्रॉब्लम्स यानी पठन विकृति। पठन विकृति जैसे डिसलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया या एलेक्सिया, मतलब लेक्सिया तो आया गया, हाइपिक से पठन में आया गया। डिसलेक्सिया अपपठन, पठन अयोग्यता होना, जैसे स को स, स्कूल को स्कूल उच्चारित करना। हाइपरलेक्सिया, शब्दों में वाक्यों को बहुत कम अथवा बिल्कुल भी न समझ पाना, जैसे राम राम जाता है। एलेक्सिया, सीखने और पढ़ने की शक्ति लुप्त हो जाना, पूरी शक्ति लुप्त हो जाना एलेक्सिया है। लेखन विकृतियाँ। लेखन विकृतियों में ग्राफ या पिक्स आएगा। डिसग्राफिया, डिस्प्रेग्राफिया, अग्रेपिया और अप्रेक्सिया। डिसग्राफिया में क्या है? अपलेखन, शब्दों अथवा वाक्यों को त्रुटिपूर्ण रूप से लिखना, जैसे ग्रह को ग्रह लिखना। पहला ग्रह है जो घर है, दूसरा ग्रह है जो आकाश वाले ग्रह। डिस्प्रैक्सिया, विशिष्ट वाचन, लेखन एवं गणितीय व्यक्तिक्रम में। अग्रेपिया, दूसरी भाषा के प्रति अक्षमता। और अप्रेक्सिया, शारीरिक विकार, गमक अयोग्यता, आँख हाथ में समन्वय स्थापित नहीं कर पाना। अप्रेक्सिया मतलब क्रिकेट की गेंद नहीं पकड़ पाना, ऊंचो झाके चढ़ गेंद गिर या हाथ में निकल जाए, हाथों और आंखों में समन्वय नहीं। अप्रेक्सिया मतलब क्रिकेट की गेंद नहीं पकड़ पाना। गणितीय विकृति जिसमें डिसकैलकुलिया, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया और वर्बल डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यह न्यूमलेक्सिया, अपगणन, गणितीय गणनाओं को शुद्धपूर्ण न कर पाना, जैसे 9 × 3 = 27 को 72 लिख देना। ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, ग्राफ नहीं बना पाना। ग्राफिकल आना मतलब ग्राफ नहीं बना पा रहा। वर्बल डिसकैलकुलिया यानी गणितीय संख्याओं नहीं बोल पाना। मौखिक के संचार विकृतियाँ, वर्बल प्रॉब्लम। मौखिक संचार विकृति असेपिया या अपेजिया, डिस्फेजिया या डिस्फेजमा। असेपिया या अपेजिया, भाषा संबंधी विकृति, भाषा घाट का होना, सुनी हुई भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई का होना। डिस्प्रेजिया या डिस्फेजमा, चोट के कारण विचार अभिव्यक्ति नहीं कर पाना। डिसग्राफिया, अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता कौन सी है? डिसग्राफिया में क्या होता है? लेखन संबंधी। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाती है ग्राफिया। कैलकुलिया डिसकैलकुलिया किस विषय से संबंधित विकार है? तो वो है अधिगम अक्षमता है एक। बच्चे में जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सैमुअल क्रिक ने। इंपॉर्टेंट डिबेट 3rd ग्रेड में आया हुआ है। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार है। बार बार बोलेंगे ना तो याद हो जाएंगे ये। कौन सा मोटर कौशल के साथ विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को संदर्भित करता है? डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में समन्वय नहीं होता है, बॉल और आंखों और हाथों में समन्वय नहीं। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने से परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती, वह अक्षर बनाने में परेशानी आती है। लेखन है
इसका मतलब डिस्ग्राफिया होगा। ठीक है, लेवल पेस्ट में आया था ये। डिसलेक्सिया संबंधित है लेखन से। डिसलेक्सिया है, अरे पठन से होगा यार, वो डिस्ग्राफिया है लेखन से। पठन विकार डिसलेक्सिया या पठन वैफल्य शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का हास्य डिसलेक्सिया से। पठन आते ही लेक्सिया और लेखन आते ही ग्राफिया। एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है वो साव को बाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। ठीक है, डिसलेक्सिया है। रवि की बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी और सामाजिक विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन के कौन सा कौशल अच्छा है? रवि में अधिक संभावना है तो वो है डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधी विकृति। क्यों, गणित तो कर लेता है, यानी कि कैलकुलिया तो कर लेता है, लेक्सिया मतलब पढ़ने से गड़बड़ी है। डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम है। लेक्सिया मतलब पठन है। बुलीमिया क्या है? भोजन ग्रहण विकृति। बुलीमिया लड़का हल्ला ठोक ले, बालम खा ले रोटी हल्ली। बुलीमिया। डिस्थीमिया गंभीर तनाव अवसाद की अवस्था है। ग्लोगिया वाक अयोग्यता। ओडिटेक्टिया श्रवण विकार है। डिस्मेमोग्राफिया स्मृति विकार है। डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार है। हिटीरिया चिंता के कारण दौड़े पड़ना, पक्षाघात हो जाना। डिस्मोर्फिया स्वयं के बारे में भ्रमित रहना, जैसे स्वयं को सुंदर समझना या कुरूप समझना। पाराप्रेक्षित बोलने व लिखने की भूलें। डिस्टोपिया बुरी कल्पना स्थिति। रावत रो अपना आवे मास मोचो जावे बेरे में अल्लाह डर तो अरे डर लागे रे, ये डिस्टोपिया। साइकिस्थीनिया सना की अपराध बोध। एनोरेक्सिया नर्वोसा ये लड़कियों में होता है, रोटी खावे कौन कम खावे। ये ऐसा आहार ग्रहण संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति स्वयं को भूखा रखकर दुर्बल बनाने की कठिन प्रयास करता है। बिग्गी आहार विकार, इस विकार में व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा आहार ग्रहण कर लेता है। बुलिमिया वो बिग्गी वो, बालम तो दाबा रोटी हल्ली। प्रोजेरिया कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण। छोटे लड़के के चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना, ये प्रोजेरिया। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर लगना। मिथोमेनिया झूठ बोलने या अतिशयोक्ति की आदत। मिथोमेनिया। डिमेंशिया तर्क न कर पाना, स्मरण शक्ति का कमजोर होना। एडीएचडी है अवधान विकृति। एडीएचडी अटेंशन डिफिसिट हाइपरसेंसिटिविटी ऑर्डर डिसऑर्डर अवधान विकृति। एडीएचडी का अर्थ है एडीएचडी का डर है ध्यान विकार वाले बालक। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये सूचक है अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी, यानी थोड़ा वो कमजोर है। कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तीव्र मंदता मानसिक मंदता के अंतर्गत नहीं आती है। हल्की मंदता होती है, मध्यम मंदता होती है, गंभीर मंदता भी होती है, जबकि तीव्र मंदता का कोई नहीं होती। अधिगम असक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? अतिक्रिया प्रवृत्ति, सामयिक अस्थिरता और अवधान में कमी। वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना है कहलाता है भूल भुलैया।
अब है समायोजन, एडजस्टमेंट, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। जिस व्यक्ति ने समायोजन कर लिया ना, समझ लो वो अपने जीवन में सफल हो गया। समायोजन बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में। समायोजन की संकल्पना, तरीके और समायोजन में अध्यापक की भूमिका। अध्यापक की हर जगह होती है विद्यार्थी के लिए। कौन सा कथन सत्य है? तो वो है संवेदन वह प्रक्रिया है जिससे एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक या शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। सही बात है, संतुलन बनाए रखना। व्यक्ति आवश्यकताएं प्लस विभिन्न परिस्थितियां बराबर सामंजस्य बराबर समायोजन। कैसा समायोजन या उत्तर जो कि समाज द्वारा मान्य हो। अब समाज में जो मान्य है उसी के अनुसार हमें सामंजस्य या समायोजन करना पड़ेगा। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अवलोकन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। हम जब हमारे समाज में रहते हैं तो हमारा अपने आप समायोजन हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा समायोजन कब हुआ। मतलब हमारे द्वारा समाज के जो नियम कानून कायदे हैं उनके अनुसार ढलना ही समायोजन है, और वो हमारे जीवन में अपने आप आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। समायोजन व्यक्ति की योग्यता है जो उसकी आवश्यकता, इच्छा और वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है, जो उनकी संतुष्टि में सहायक है। वाक्य एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इससे वह निराश न होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये स्थिति क्या है? समायोजन है। लोग कुछ भी कहे उनकी बात पर ध्यान नहीं देना है, अपना काम करते जाना है, यही समायोजन है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। ये परिभाषा सेफर की है। समायोजन की परिभाषा है कुपुस्वामी। समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इससे संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं। कुंडू व टूटू हम नौ में अड़े जगह परिभाषा चौन दी है बस। चौहान, ठीक है। कुल्हन। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। क्यों भाई ये नहीं है? निरंतर चलेगा तभी तो काम होगा। एक बार समायोजन कर लिया उससे कोई परिपूर्णता थोड़ी होती है। समायोजन तो जीवन के हर क्षेत्र में करना पड़ता है। समायोजन एक निरंतर चलने वाली गत्यात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। अच्छे समायोजन की विशेषता है सहनशीलता। पर्यावरण के मध्य अच्छे समायोजन में व्यक्ति एवं पर्यावरण के मध्य उचित संतुलन होता है, ठीक है। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहलाता है समायोजन। एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है आलोचना का दोष निकालने की प्रवृत्ति। दोष निकालोगे अभी आपकी निगाह तो इसका मतलब आप समायोजित नहीं है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति को समझता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अच्छे प्रकार समायोजित हो सकता है। संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है। अवधान की मांग, अवधान है इसका मतलब समायोजित नहीं। निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो भाई वॉटसन ने नहीं किया, फ्रायड ने किया, लेजारस ने किया और कार्ल यूंग ने समायोजन के दिए, जबकि वॉटसन ने नहीं दिया। वॉटसन ने बोल दिया भाई हम व्यवहारवाद देंगे, बाकी आप संभालो, अब सब काम मैं अकेला थोड़ी करूँगा। तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? रक्षात्मक युक्तियाँ। व्यक्ति की असफलता का कारण क्या होता है आपको पता है? अर्धचेतन मन व्यक्ति की असफलताओं का जिम्मेदार होता है। प्रत्यक्ष विधियाँ, तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की विधियाँ हैं। प्रत्यक्ष विधियाँ कौन सी है? बाधा का निवारण, अन्य उपायों की खोज, अन्य लक्ष्यों का प्रतिपादन, वाक्य व निर्णय। अप्रत्यक्ष विधियाँ कौन सी है? शोधन, पृथक्करण, प्रत्यावर्तन, दिवास्वप्न। दिवास्वप्न पुस्तक किसकी है? दिवास्वप्न पुस्तक है आपके गिजुभाई बदेगा की। आत्मीकरण, निर्भरता, औचित्य स्थापन, दमन, प्रक्षेपण और क्षतिपूर्ति। कौन सा समायोजन को प्राप्त करने की अप्रत्यक्ष विधि नहीं है? इसमें आपको अप्रत्यक्ष विधि नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष विधि कौन सी है?
देख लेते हैं प्रत्यक्ष क्या है इसमें। इसमें सभी अप्रत्यक्ष वाली दी हुई है यार। समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है, तो वह समायोजन रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है। रक्षा युक्तियाँ है अहम सुरक्षात्मक। रक्षा युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति अचेतन मन से करता है। रक्षा आवतई अचेतन। तनाव को घटाने एवं समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधाओं को हटाना और दूसरा मार्ग खोजना। शोधन नहीं करना है, तनाव हटाना है और समायोजन करना है तो शोधन नहीं करना है। शोधन बाद में करेंगे। बाधाओं को नष्ट या दूर करना, अन्य मार्ग खोजना या कार्यविधि में परिवर्तन, अन्य लक्ष्यों का प्रतिपादन, विश्लेषण में निर्णय। कौन से तनाव को कम करने और अंतर्द्वंद का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। उदात्तीकरण प्रत्यक्ष विधि नहीं है। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उपाय निम्न में से कौन सा है। आत्मीकरण अप्रत्यक्ष है। व्यक्ति समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है बाधा निराकरण। समायोजन का प्रक्षेपण प्रविधि है अप्रत्यक्ष विधि। कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है तो वो है अनिर्णयन। अनिर्णयन मतलब अप्रत्यक्ष में आएगा, प्रत्यक्ष में नहीं। रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है। सहचरी रक्षात्मक नहीं है। शोधन पलायन रक्षात्मक युक्तियाँ कौन सी है। शोधन, पलायन, औचित्य, दिवास्वपन, दमन, प्रेक्षेपण, प्रतिक्रिया, निर्माण, अंतर्प्रेक्षण, विस्थापन, शमन, वास्तविकता, अस्वीकरण, पृथक्करण, विथड्रैवल, तादात्म्य स्थापित करना और आश्रित होना। रक्षात्मक युक्ति नहीं है। सचरी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। सामाजिक समायोजन। कौन सी तकनीकी व्यक्ति के संवर्गों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है। पृथक्करण सहायक नहीं है। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है उदात्तीकरण। अप्रत्यक्ष में छोटे शब्द है और प्रत्यक्ष में बड़े बड़े ऑप्शन दिए जाते हैं। उदात्तीकरण वाल्मीकि का डाकू से ऋषि बना। उदात्तीकरण का क्या तात्पर्य। किसी घटना विशेष से हृदय परिवर्तन होना। ठीक है भाई। सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा को अपनाना। एकदम मतलब यू टर्न ले लिया। वाल्मीकि ने यू टर्न लिया। पहला तो डाकू था, अब डाकू से भाई साहब सामान्य आदमी बन जाता तो भी अच्छी बात है, किंतु भाई तो क्या है सीधा सन्यासी बन गए। पूरा यू टर्न ले लिया अपने जीवन में। अब अशोक ने क्या किया। पहला तो कुलिक जैसा युद्ध किया जब बहुत बड़ा जनसार हुआ। बाद में युद्ध नीति त्याग देनी चाहिए, किंतु नहीं, भाई ने युद्ध नीति त्यागी, उसके साथ ही अहिंसावादी बन गया। इसके कारण उसका पूरा साम्राज्य ही खत्म हो गया। सभी मानसिक रक्षात्मक समायोजन युक्तियों में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उन्नत, अत्यंत विकसित और रक्षात्मक युक्ति है। वो है उदात्तीकरण शोधन। शारीरिक रूप से दिव्यांग निरोगी विद्यार्थी शैक्षिक क्षेत्र में खूब मेहनत करके बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्राप्त कर लेता है। ये एम रक्षा युक्ति कहलाती है उदात्तीकरण। ये उदाहरण क्षतिपूर्ति युक्ति का है, लेकिन विकल्प में न होने के कारण उदात्तीकरण सही माना गया, क्योंकि उदितीकरण में भी बालक अपनी कमी को सही रूप से परिवर्तित करके समाज में स्थापित करता है। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने से चलता है। प्रतिगमन दूसरे के जैसा व्यवहार करना। एक 8 वर्षीय बालक छोटे भाई की तरह चलता है। ठीक। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। संवेदन क्रियाविधि का उदाहरण निम्न में से अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है। प्रतिगमन, पीछे जाना यानी कि प्रतिगमन। एक बुजुर्ग आदमी हमेशा जवानी के दिनों और
उस समय की अपनी बहादुरी के कार्यों का स्मरण बताता है, यानी पीछे जा रहा है मतलब प्रतिगमन होगा। ये व्यक्ति का कठिन परिस्थिति में बच्चों की तरह रोना किस प्रकार की प्रतिरक्षा है, मतलब व्यक्ति पीछे जा रहा है, बच्चा बन रहा है, यानी प्रतिगमन होगा। सामान्य स्थिति है जो व्यक्ति की, उसे यदि वो पीछे जा रहा है, बूढ़ा यदि जवान बन रहा है तो भी प्रतिगमन है, और जवान व्यक्ति यदि बच्चा बन रहा है तो भी प्रतिगमन है। बच्चे जैसा व्यवहार करना एक उदाहरण है प्रतिगमन। रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को परिवर्तित करती है। शिशु बनाए तो प्रतिगमन फेंक देना सीधा। अब थर्ड ग्रेड में ये क्वेश्चन हो रहा है, आगे देखो, मतलब यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा और इसका सीधा सा ट्रिक है कि बुजुर्ग यदि जवान बनेगा यानी अपनी वास्तविक उम्र से पीछे जा रहा है मतलब प्रतिगमन, ठीक है, और जवान व्यक्ति यदि बच्चा बन रहा है तो क्या होगा, पीछे जा रहा है मतलब प्रतिगमन, और सीधे बूढ़ा बच्चा बन रहा है तो भी प्रतिगमन ही होगा। अगला क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना, तादात्म्य करना है। अच्छा, दूसरे के देखा देखी करना कि वो ऐसा कर रहा है तो उसके अनुसार ही करना। तादात्म्य करना, ताद यानी उस जैसा, और आत्मी करना मतलब अपने आप में देखना, उस जैसा अपने आप में देखना, किसी बड़े व्यक्ति जैसे अपने आप को मानना या समझना तादात्म्यकरण कहलाता है। ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, दूसरे के अनुरूप बनाएगा यानी तादात्म्यकरण, और वास्तविक जीवन से पीछे जा रहा है मतलब प्रतिगमन। एक 15 वर्ष का लड़का एक मशहूर नायक के पहनावे, आदतों और विशेषताओं का अनुकरण करता है, समायोजन तादात्म्यकरण है। एक बीएड प्रवेश परीक्षा देता है, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है मैं अध्यापक ही नहीं बनना चाहता हूँ, मतलब उसने उस चीज़ का तोड़ निकाल दिया यानी युक्तिकरण कर लिया, उसी चीज़ को बुरा बताना। इस युक्ति द्वारा व्यक्ति अपनी असफलता के वास्तविक कारण के स्थान पर कोई अन्य कारण बताता है। वास्तविक कारण तो क्या था, उसने पढ़ाई कम की, किंतु अन्य कारण क्या बता रहा है कि मेरे को अध्यापक बनना ही नहीं। तो बनना नहीं था तो तूने भाई एग्ज़ाम क्यों दिया, बनना तो था पर बेटा एग्ज़ाम पार नहीं हुआ, ठीक है। अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना अंतर्मुखी होता है। प्रक्षेपण क्या है, अपनी गलतियाँ दूसरों पर डालना प्रक्षेपण है। युक्तिकरण क्या है, अपना गुस्सा दूसरों पर तोड़ना नहीं। युक्तिकरण है अपने को नहीं, दूसरी परिस्थिति, वास्तविक स्थिति नहीं बताकर दूसरी परिस्थिति को गलत ठहराना। प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना, हाँ पीछे लौटना प्रतिगमन है, सही। अंगूर खट्टे है वो किस प्रकार की रक्षा युक्ति है, तार्किकरण है। अंगूर खट्टे हैं तार्किकरण है। जब एक व्यक्ति द्वारा अपने कार्य या व्यवहार को किसी युक्ति का सहारा लेकर उचित सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है तो ये रक्षात्मक युक्ति क्या कहलाती है, तर्क संगतिकरण। हर्ष जेई एडवांस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाया, वह इसका दोषारोपण अपने प्रश्न पत्र निर्माता पर डाल रहा है। अपनाई गई समायोजन युक्ति है तर्क संगतिकरण। एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतः सत्याभासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षात्मक युक्ति है औचित्य स्थापना। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, कहलाता है परिमेयीकरण। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, वह किस प्रकार की प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे तो क्षति की पूर्ति करा, यानी उसमें कोई क्षति है तो अधिक मेहनत करके क्षति पूर्ति करेगा। जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है, जिससे उसे वांछित व्यवहार से ध्यान हट जाए तो वह कहलाता है प्रक्षेपण। दूसरों पर दोष ठहराना प्रक्षेपण है। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की ये यांत्रिकी कहलाती है प्रक्षेपण। बिल्कुल राइट। मतलब हमारे स्कूल में भी क्या होता था कि जो पीछे की बेंच पे लड़के बैठते थे
वो हमेशा गुरुजी की मतलब आलोचना करते थे, तो वो क्या होते थे, पढ़ाई में भी अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे थे, प्रक्षेपण करते थे वो। प्रक्षेपण का मतलब है दूसरों में गलती बताना, ठीक है, खुद की गलती नहीं मानते थे कभी भी। नमक हराम, कभी किताब नहीं खोलते थे, ऊपर से गुरुजी पे दोष डालते थे। परीक्षा में नकल करने वाले एक विद्यार्थी का कहना है कि सभी परीक्षा में नकल कर रहे थे। विद्यार्थी द्वारा किस समायोजन युक्ति का प्रयोग किया गया, तो प्रक्षेपण। सभी मतलब दूसरों पे दोष डालना। एक व्यक्ति जो साक्षात्कार में नौकरी पाने में असफल होता था, अपने भाग्य और बुरी किस्मत को उत्तरदायी ठहराता है। इस प्रकार की आत्मरक्षा यह अहम रक्षा युक्ति कहलाती है, प्रक्षेपण। एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है, वह परीक्षक को दोष देता है, इस प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है, प्रक्षेपण। दूसरे पर दोष डालना प्रक्षेपण ही होगा, सीधा है, ठीक है। प्रक्षेपण और प्रतिगमन से सर्वाधिक सवाल आए। अपने आप को ये समझना कि मैं अपने पड़ोसी से ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, किस प्रकार की रक्षा युक्ति है, तो ये भी प्रक्षेपण है। अपने को अच्छा समझोगे तो भी प्रक्षेपण। और बुरा, एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, ये उदाहरण रक्षा कवच किससे संबंधित है, तो प्रतिस्थापन। अपना गुस्सा दूसरों पे निकालना, ठीक है। ऑफिस में बड़े अधिकारी से डांट खाकर कर्मचारी द्वारा घर आकर पत्नी व बच्चों पर गुस्सा निकालना। एक छोटा बालक जिसे उसके एक साथी ने पीटा है ये तो हमारे साथ बहुत होता था भाई। एक छोटा बालक जिसे उसके साथी ने पीटा है, घर लौटने पर उसके छोटे भाई को लात लगाता है। ये बालक जो प्रतिरक्षा युक्ति उसको उपयोग में कर रहा है, वो है प्रतिस्थापन। पिटाई तो हमारी बहुत होती थी विद्यालय में घर में, और जहाँ जाओ वहाँ पे दम धड़ाधड़ भंगड़ा डांस चलता ही रहता था। जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है, तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी या बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण प्रतिस्थापन है। मतलब यहाँ से विस्थापन है, प्रतिस्थापन नहीं। मतलब प्रतिस्थापन ऑप्शन में नहीं है तो विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन प्रतिस्थापन एक ही बात है वैसे तो। एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। अपनाई गई संवेदन प्रक्रिया प्रतिस्थापन। एक व्यक्ति जो अपने आप को कैमरे में बंद कर लेता है, कैमरे में नहीं कमरे में, किसी से मिलना या बात करने से मना कर देता है, रक्षात्मक युक्ति ले रहा है, पलायन कर रहा है, वास्तविक स्थिति से पलायन कर रहा है। किस रक्षात्मक तंत्र में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण कर तनाव मुक्त हो जाता है? दिवास्वप्न में। दिवास्वप्न, मन तरंग, कल्पना प्रवाह। दिवास्वप्न यार एक बार वापस ध्यान रखें। किस रक्षात्मक तंत्र में एक व्यक्ति अपने काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण कर तनाव मुक्त हो जाता है? अच्छा, दिवास्वप्न का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति के पास कोई सुख सुविधा नहीं है, तो वो क्या करेगा, मन में सोचेगा, सोचता सोचता क्या करेगा कि हाँ ठीक है, मैं घोड़ी पर चल रहा हूँ, मेरी शादी हो रही है, मेरी घरवाली अब आ गई, मेरे बच्चे भी हो गए। अब वो क्या कर रहा है, अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण कर तनाव मुक्त हो जाता है। लास्ट में कहता है क्या है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं भी कर लूँगा। ये दिवा स्वप्न है, ठीक है। ये दिवा स्वप्न थोड़ा अच्छा तरीका है। हमें तो यन कैन प्रक्रिया तनाव मुक्त रहना चाहिए, दिवा स्वप्न हो कुछ भी करना पड़े, तनाव तो लेना ही नहीं। व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है, आक्रामकता। द्वितीय शिक्षिका, मेरे क्या मतलब है, तुम अपने काम में काम रख, जिस दिन आएगा देखा जाएगा। मैडम ने प्रथम शिक्षिका को भली बुरी खरी खोटी सुना दी। किसी ने कुछ कहा और उसी का गुस्सा उसी पर उतार देना आक्रामकता है।
मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। पलायन, रक्षा तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है। चिंता से, उदासीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वो है प्रतिस्थापन। और क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, उसमें भी प्रतिस्थापन। रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है और अपनी माता को उदासीन रखना भी नहीं चाहता। यह संघर्ष उपागम उपगम है। परिहार परिहार, उपागम परिहार और बहु उपागम परिहार। एक बच्चा अपने मित्रों के साथ डिस्को जाना चाहता है, परंतु साथ ही माता पिता की डांट से डरता भी है। यह अंतर्द्वंद है। उपागम परिहार अंतर्द्वंद। जब किसी व्यक्ति की समझ दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो, परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तो द्वंद्व कहलाता है। ग्राह्य ग्राह्य। किशोरों में स्वयं के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? शोधन। शोधन से सभी उत्पन्न होंगे। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है, तो समायोजन की ये रक्षात्मक युक्ति कहलाती है। तो ये दमन कहलाती है। जानबूझकर भूलना, अचेतन मन में दबा देना, दमन है। दबा दिया मतलब दमन। बालक में कुसमायोजन से तात्पर्य साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, प्राण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना और संतुष्ट व सुखी न रहना। कुसमायोजन से तात्पर्य बालक वातावरण में असंतुलन, स्वार्थी व असामाजिक होना, संवेगात्मक असंतुलन। कुसमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं निर्धन परिवार से, टूटे परिवार से। कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है? निर्योग्यता। कुसमायोजन में विभिन्न प्रकार के विकारों और लक्षणों को सुमिलित कीजिए। स्नायु विकास, एकाकीपन, आदत विकास, फड़कन, व्यवहार विकार, डराना धमकाना, इंद्रिय विकार, मिर्गी इंद्रिय विकार, मातों को मन डूब गया। एक शिक्षक के कुसमायोजन होने का कारण है राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता। राजनीति में अधिक भाग नहीं लेना, जितनी जरूरत हो उतनी भाग लेना। कौन सा कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारण है? शारीरिक असामान्यता। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है? अधिगम अनुभवों का चयन समायोजन की समस्या के कारक है। तनाव, दुश्चिंता, कुंठा सभी है। असमायोजन परिणाम है कुंठा का, तनाव का, संघर्ष का। भग्नाशा का कौन सा कारण नहीं है? सफलता भग्नाशा का कारण नहीं है। भग्नाशा मानसिक संघर्ष का सबसे बड़ा आंतरिक कारण माना जाता है। भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व के कारण है वो है जैविक एवं भौतिक कारण, संवेगात्मक कारण और सामाजिक कारण। कौन सी मनोरचनाएं
कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती है। दमन, शमन, प्रतिगमन, उपक्षवी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव बढ़ जाता है। जब चिंता होती है ना तो व्यक्ति का लगाव बढ़ जाता है। एक व्यक्ति एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। दो विपरीत इच्छाएं एक समय में हो रही है, इसका मतलब द्वंद्व। नहीं तो अति झुंड है, नहीं अति झुंड है, कन्फ्यूज हो गया। एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों एवं अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुछ समझने का यह कारक मनोवैज्ञानिक है। कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना, अति उच्च कुछ भी नहीं होना। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है विपरीत इच्छा, अनहोनी, कष्टदायक दशा का विरोध। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सिगमंड फ्रायड द्वारा। कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? विक्षिप्त, भय और चिंता से मुक्ति। एक शिक्षक अपने अध्ययनकर्ता को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करता है। ये क्रियाएं अधिगम एवं सामाजिक ज्ञान के विकास में सहायक होगी। आमतौर पर किसी ऐसी चीज को याद करने से बचते हैं जो भय या अप्रियता से जुड़ी होती है। पारंपरिक भाषा में उस प्रयास को किस रूप में कहा जाता है? समन करना या दबाना। विलुप्त होना परिणाम है पुनर्बलन का अभाव। संवेदन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी स्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। सापेक्ष में इसी अच्छी तरह समझाया गया। पद्धति वर्धन, विरोधाभासी परिस्थिति। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ संयोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है दिमागी आरोग्यता। स्थितियों में से कौन सा संवेदन को बढ़ावा देती है? तो वह है न्यूरोटिव, भय और चिंता से मुक्त। कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है? असफलता व्यवहारिक विकार नहीं। शिक्षक के संवेदन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। शिक्षक के संवेदन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है स्वयं शिक्षक ही। विद्यार्थी की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है निर्देशन एवं परामर्श से। एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त वह विकास करता है। सामाजिकरण। एकांत प्रिय व शर्मिला छात्रों को समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भाई, अभी देख लेता हूँ क्या करना है हमको। विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने में प्रेरित करेंगे, जिससे वो बच्चे प्रत्येक क्षेत्र में आगे आ सके और उनका सामाजिकरण हो सके। एक बालक प्रतिदिन कक्षा में भाग चाहता है, वो बालक को समायोजित है। बैठो गाय बजाए स्कूल में, लाल गली में जा माल शुद्ध कटी बस्तौन कटी किताबों। कौन सी संवेदन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को करना पड़ सकता है? तो वह उपलब्ध साथियों से श्रेष्ठता का भाव, शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी। किशोर के संवेदन की प्रक्रिया, शिक्षक का योगदान निम्न में से कौन सा है? आकांक्षा का उचित स्तर तय करना। संवेदन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? साहसी एवं समस्या समाधान युक्त व्यवहार। प्रतिरक्षा प्रक्रिया, व्यक्तित्व प्रतिरक्षा प्रक्रिया है व्यक्तित्व का रक्षा कवच। एग्जाम
रिमाइंडर, रक्षात्मक युक्तियाँ तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय हैं एक दृष्टि में। ये व्याख्या है। अब यार इतनी पढ़ने का टाइम तो नहीं पढ़ना है यहाँ पे। शोधन, मार्गांतरीकरण, शुद्धिकरण, उदात्तीकरण, उन्नयन। जैसे शोधन अचेतन मन की वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंदर व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों, शक्ति, पाशविक आवश्यकताएं या इच्छाएं आदि को ऐसे कृत्रिम पक्ष की ओर मोड़ दिया जाता है जैसे समाज की स्वीकृति। जैसे तुलसीदास जी की अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति आसक्ति राम आसक्ति में बदलना, रामचरित मानस लिखना। ठीक है। पलायन या प्रतिगमन, प्राय व्यक्ति दुखी या तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से अपने को अलग कर लेता है या पीछे हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को पलायनवादी कहते हैं। एक वृक्ष का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना। औचित्य स्थापना, युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण। किसी भी कारण से जो पद या वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती है उसी में दोष लगाना। जैसे अंगूर खट्टे, अर्थात अंगूर मीठे होते हुए भी उन्हें खट्टा बताना। अपने अनुचित व्यवहार को उचित ठहराने की कोशिश करना। दिवा स्वपन, मन तरंग, कल्पना प्रवाह, ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। दिवा स्वपन होना चाहिए। दिवा स्वपन वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने वर्तमान दुखद अनुभूतियों को हटाकर कल्पना जगत में विचरण करना लगता है। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे हवाई महल बनाना कहता है। हवाई महल ही बनाना, मतलब परेशानी नहीं लेनी है जिंदगी में। हवाई महल बनाना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है। कार की इच्छा पूरी नहीं होने पर व्यक्ति मर्सिडीज में घूमकर अपनी प्रेमिका के साथ लोगों की सलामी ले रहा होता है। भाई साहब ये तो कोई राष्ट्रपति को सलामी मिल रही है ऐसा लग रहा है। दमन, व्यक्ति अपने मानसिक तनाव को कम करने के लिए दुखद अनुभूतियों को भूल जाना। इसी प्रकार का वह अपना असामाजिक रूप के लिए मूल इच्छाओं एवं कामनाओं का जो स्वेगात्मक प्रकटीकरण चाहता है दमन कर देता है। प्रक्षेपण क्या है? प्रक्षेपण भी देख लेते हैं। प्राय ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति अपनी असफलता व दोष वातावरण के अन्य पदार्थों या व्यक्ति के सिर्फ अन्य पदार्थों या अन्य व्यक्तियों के सिर पर डाल देता है। यहाँ पर नाद न जाने आंगन टेढ़ा वाली कहावत चरितार्थ होती है। जैसे एक टेनिस खिलाड़ी बार बार अपने बल्ले की तरफ यह संकेत कर देता है कि उसके ठीक प्रकाशन न करने के कारण ये बल्ला उसका एक बेकार सा बल्ला है। प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना, विपरीत रचना या प्रतिक्रिया निर्माण का कार्य मानसिक तनाव को दूर करना है। यह अचेतन मन की वह प्रक्रिया है जिसमें कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में चेतन के रूप में ऐसे व्यवहार, रुचियां, विचार या भावनाओं का निर्माण कर लेता है जो आंशिक रूप से दमन की हुई इच्छाओं के विपरीत है। जैसे एक सौतेली माँ अपनी सौतेली लड़की से बेहद नफरत है। किसी व्यक्ति की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आने पर मुश्किल है उसकी बातें सुनना। अंतर प्रेक्षण के करो मारा सुन कई अड़ा की नहीं वे जब पसंद नहीं देते उन्हें बातें होनी पड़े। क्या है अंतर प्रेक्षण? वातावरण के गुणों को जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है तब व्यक्ति की ये प्रकृति अंतर प्रेक्षण कहलाती है। उदाहरण के लिए किसी के दुख में दुखी होकर स्वयं उसके जैसा अनुभव करना। विस्थापन, अपनी दमित भावनाओं तथा आक्रोश को निकालने के लिए व्यक्ति ऐसी वस्तुओं तथा व्यक्तियों को ही चुनता है जो उससे कमजोर हो तथा जिनसे प्रत्युत्तर के रूप में ध्वनि पहुंचने की कम संभावना हो। प्रत्युत्तर के रूप में हानि पहुंचने की कम संभावना हो। जैसे बालक जिसे अध्यापक द्वारा विद्यालय में अच्छी तरह डांट पड़ी वो अपना गुबार घर आकर अपने छोटे भाई बहनों को मार पीट कर निकालता है। सम्मन, सुप्रेंशन क्या है? जो हुआ सो हुआ, अब विचार करना व्यर्थ है।
समन इम्पोर्टेंट है। कष्टदायक आवेगों और स्मृतियों को जानबूझकर चेतन अस्वीकृति निष्कासन समन कहलाता है। वास्तविक अस्वीकरण। वास्तविक अस्वीकरण क्या है? अप्रिय वास्तविकता से बचने के लिए पर्यावरण के अनेक प्राणी प्रयास करते हैं। प्रत्याकरण। दैनिक जीवन में यह देखा जाता है कि दुख या कष्ट आने पर व्यक्ति स्वयं को उसे अलग कर लेता है। तादात्म्य स्थापित करना। तादात्म्य स्थापित करना समायोजन की एक साधारण अवस्था है। यह प्रवृत्तियाँ लगभग सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में असफल या गुणहीन होता है तो वह किसी अन्य सफल या गुणशील व्यक्ति के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, अर्थात उसके गुणों व कृत्यों को अपने में देखने लगता है। आश्रित होना, डिपेंड। जब व्यक्ति हर संभव प्रयास के बावजूद भी असफल होता है तो वह अपनी समस्या को सुलझाने का उत्तरदायित्व किसी सबल या अधिक बुद्धिमान को सौंप देता है। उसके सुझावों, निर्देशों, आज्ञाओं का पालन खुशी खुशी करने लगता है। इस उपाय से उसका मानसिक तनाव तो दूर होता ही है, साथ ही दोनों के सम्मिलित प्रयास से समस्याओं के हल करने में भी बड़ी सहायता मिलती है और आश्रित व्यक्ति का बहुत हित होता है। ये टॉपिक हो गया समाप्त।